देखिए सिंपल सा ऐसे पकड़ना है इसको आपने कि ड्राइव क्या है, जो आपसे कोई भी काम करवाता है, जो आपसे कोई भी काम करवाती है वो ड्राइव है, ठीक है। अब उस ड्राइव को फुलफिल करने के लिए आपको गोल, जैसे आपको लगी भूख, है ना, या हंगर, ड्राइव थी आपकी, आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब एक खाने तक का बीच का सफर है एक, माना कि आपको खाना बनाना नहीं आता है और लॉकडाउन लगा हुआ है आपके घर के अंदर बंद, अब यहां से आपको खाना बनाने तक का जो सफर है वो क्या है आपके लिए, एक प्रकार से क्या है, रुकावट है। समझ रहे हैं, यस और नो? क्या हो गया आपका, वो ब्लॉक हो गया, जो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में रुकावट पैदा कर रहा है ना। अब क्या होगा, भूख तो लगी है, हार तो मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, चाहे खराब ही क्यों ना बनाएंगे, है ना, चाहे नुकसान ही क्यों ना कर दें आप किचन में जाकर के, लेकिन आप करेंगे जरूर बनाने का प्रयास। तो जो नुकसान आप करते हैं उसको बोलते हैं रैंडम मूवमेंट। जैसे आप गए किचन में, आपने चावल निकाला, आपने उसको पकाने के लिए रखा, आपने उसमें जो है पानी कम डाल दिया या बहुत ज्यादा डाल दिया तो नहीं बना, ये तो होता है ना रैंडम मूवमेंट। समझ में आ रहा है? हेलो, अब क्या होगा? यस सर। हाँ, तो क्या हुआ था, ये यस सर। रैंडम मूवमेंट से लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाई। हुआ क्या कि जो चावल था पका तो सही, लेकिन वो कच्चा रह गया आधा, या फिर बहुत ज्यादा पानी हो गया। तो आप दूसरे प्रयास में करेंगे, आप पानी अगर बहुत ज्यादा हो गया था तो आप पानी थोड़ा कम कर देंगे, पानी बहुत कम रह गया तो आप थोड़ा पानी बढ़ा देंगे, ये तो करेंगे है ना। इस तरीके से आप करते करते फिर क्या होगा, आपको चांस सक्सेस मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगी आपको, ये रुकावट दूर करने के लिए आपको चांस सक्सेस मिलेगा, यानी कि सफलता आपको गलती से मिली है, प्रयास, क्योंकि आपने जब बनाने का प्रयास किया तो गलती नहीं हुई, अचानक से सफलता मिल गई, तो हो गया आपका। अब आपने धीरे धीरे कुछ कमियां जो थी, जैसे मैंने बताया आपको, चावल में आपने पानी ज्यादा डाल दिया, गीला हो गया, खान तो लिया आपने, लेकिन आपको पता है कि कुछ कमियां रह गई, उसको दूर करने के लिए करेंगे आप धीरे धीरे दोबारा दोबारा प्रयास करेंगे, और जो सही जो स्टेप्स हैं उनको आप पकड़ते रहेंगे और फॉलो करते रहेंगे, और एक बार ऐसा आएगा जब आप परफेक्ट चावल बनाना सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका काम चलता है। और आपको पता है कि आप स्टार्टिंग में जब कुछ काम करते हैं तो वो काम आपका एकदम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, आप परफेक्शन की ओर जाने जाने लग जाते हैं। चाहे वो खाना बनाने की बात कह लीजिए, चाहे स्कूटी चलाने की बात कह लीजिए, चाहे किसी भी विषय को पढ़ाने की, टीचिंग करने की बात कह लीजिए। किसी का अगर माइक ऑन है तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऑफ कर लो, है ना। चलिए, तो ये तो था आपका थॉर्नडाइक का नियम। अब ये हमारा सही थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, ये तो बता चुका हूं आप लोगों को कल मैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट सब बता दिया आपको, बता चुका है। ये इसके सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं पूरे। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है देख लीजिए आप एक बार, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की तरफ ध्यान दे लीजिए। द चाइल्ड शुड बी मेड रेडी और मोटिवेटेड प्रॉपरली फॉर लर्निंग। मतलब कि आप बच्चे को जब कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप सीधे पढ़ाना ना स्टार्ट कर ले, आप पहले बच्चे को थोड़ा सा तैयार करें सीखने के लिए, उससे सामान्य बातें करें, उसकी पसंद की बातें करें, और जो उसकी पसंद है उसको मिलाएं आप आपकी पढ़ाई से, ठीक है। सफिशिएंट प्रैक्टिस और ड्रिल। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ गया आपका, ये लॉ ऑफ रेडीनेस था पहला वाला आपका, अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ गया आपका। अगर आपने बच्चे को पढ़ा दिया, आप उसको सफिशिएंट अवसर दें, ठीक है, जिससे कि बच्चे की जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो प्रॉपर बनी रहे। फिर जो भी बच्चे ने पढ़ा है उसका बच्चा अपने जीवन में यूज कर सके, प्रयोग कर सके, और उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, लॉ ऑफ इफेक्ट अब कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये वो सब बातें हैं जो हम कल कर चुके हैं, कुछ नया इनमें नहीं मिलेगा आप लोगों को। बस अंतर इतना है कि कल जो बातें थी वो ओरली हुई थी और व्हाइट बोर्ड के थ्रू हुई थी, अभी आप लोग पीपीटी के थ्रू देखिए। अब नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। अगर थॉर्नडाइक में कोई क्वेश्चन आपका तो पूछ लीजिए, वरना नेक्स्ट थ्योरी देख लेते हैं हम, इवान पावलोव की। इवान पावलोव का जन्म 14 सितंबर 1849 को हुआ था, और क्योंकि हम कोई लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे काम का नहीं है। साइकोलॉजी में वो आपसे किसी का जन्म कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये नहीं पूछेगा। इतिहास पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो वहां पूछता है, ठीक है ना। हाँ, अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि इसको नोबेल किस वर्ष मिला था, तो याद रखना है इवान पावलोव को 1904 में 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये जो नोबेल पुरस्कार इनको मिला, ये साइकोलॉजी के लिए नहीं मिला था,
ये मिला था आपका फिजियोलॉजी के लिए, ये नोट कर लें आप, लिख लीजिएगा। इवान पावलोव को शरीर विज्ञान के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कर लिया? ठीक है। पावलोव की थ्योरी जो है उसका वैसे तो आप लोग नाम जानते हैं, क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आप जो नाम जानते हैं वो है ये, आप मतलब अधिकतर लोग क्या बोलते हैं इसको? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके अलावा और भी कुछ नाम है इसके, और कौन सा नाम इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना चाहिए, याद करना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो टाइप एस थ्योरी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, टाइप एस थ्योरी हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही लिखें आप इसको। ये इंग्लिश में ही लिखा, हिंदी वाले सेक्शन में भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ आता है ये टाइप एस थ्योरी। ठीक है, इसको लिखे आप। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने दो स्टिमुलस के बीच एक बॉन्ड बनाने की कोशिश की थी। समझ में आपको आ रहा है? जिसे बोलते हैं जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। ऑफ, ठीक है, उद्दीपन का सामान्यीकरण, उद्दीपनों का सामान्यीकरण। ठीक है ना, आ गया? उद्दीपनों का सामान्यीकरण कंसेप्ट जो है ये आपका, कंसेप्ट तो दिया है आपका ये क्लार्क हल ने, जिसने रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट दे रखा है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी इसी की है, क्लार्क हल। क्लार्क हल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट न जाने क्यों हमारे बीएड के सिलेबस में है नहीं है। तो क्लार्क हल ने कंसेप्ट दिया है ये आपका स्टिमुलस जनरलाइजेशन का, लेकिन थॉर्नडाइक पावलोव इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने सिद्धांत में, इसलिए इनकी सिद्धांत को टाइप एस, क्योंकि इनका फोकस क्या है? पूरा स्टिमुलस की ओर है ना, रिस्पॉन्स की ओर नहीं है। रिस्पॉन्स तो कॉमन है। इसके अलावा एक और नाम है इनकी थ्योरी का, देखिएगा, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। ठीक है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग इंग्लिश में लिखिएगा आप लोग भी, हिंदी वाले भी अंग्रेजी में लिखें आप। और बाकी तो ये नाम फिर कंडीशन से बने हुए हैं। लर्निंग बाय कंडीशनिंग थ्योरी, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, ये भी लिख लीजिए आप। इंपॉर्टेंट तो सिर्फ आपके लिए ये नाम और ये तीन है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो बेसिक नाम है वो इंपॉर्टेंट है आपका, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सिग्नल थ्योरी, ठीक है, सिग्नल थ्योरी, सिग्नल लर्निंग थ्योरी, सिग्नल लर्निंग, ये भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और टाइप एस, बस तीन नाम इंपॉर्टेंट है आपके, बाकी आप रहने दीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए। सिग्नल लर्निंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्या होता है ना, जनरली देखो, हमारे कुछ व्यवहार जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। कुछ व्यवहार हम बनाते हैं। उदाहरण के लिए आपसे प्रश्न करूंगा, आप उत्तर दीजिएगा, तभी आप समझेंगे। देखो, अधिगम सिद्धांत में जल्दबाजी नहीं, आराम से समझना है। मुझे ये बताओ कि आप सोते कब हो? आंसर दो। हेलो? रात में। रात में कब? कब मतलब कितने बजे? 11 बजे? तो 11। 11, ठीक है। अच्छा, अब 11 देखो, या 11। अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। आप कॉलेज से आए, एग्जाम देकर के थके हुए थे, आप 4 बजे घर पहुंचे अपने, और आपने खाना खाया, आप सो गए। 4:30 बजे नींद आपको आ गई, और आप उठे हैं 10 बजे पूरी नींद करके। आप कब सोएंगे? आप बताइए, 11 बजे सो जाओगे रात को? नो सर। नहीं। इसका मतलब यह है कि 11 बजे का सोने से कोई मतलब नहीं है। रात के 11 बजेंगे और हम सोएंगे, इसका कोई संबंध है नहीं, प्राकृतिक रूप से नहीं है, व्यवहारिक रूप से नहीं कोई संबंध। सोने का संबंध है थकान से। आप जब थके होंगे तब आप सोएंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। लेकिन हमने अपनी हैबिट बना ली होती है कि हम रात को 9 बजे सो रहे हैं,
11 बजे सो रहे हैं, रात के 2 बजे सो रहे हैं, हमने अपनी हैबिट बना ली है। इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है रात के 10:30 पौने 11 बजे के टाइम पे कि अब थकान लग रही है, अब सोना है। और आपने ये भी देखा होगा कि कई बार आपका जब एग्जाम होता है, आपको नींद आ रही होती है 11 बजे, लेकिन अगर आपने वो जो स्पैन होता है 11 से 12 का, वो आपने क्रॉस कर लिया, फिर आप 12 बजे के बाद आपको नींद नहीं आती है। नोटिस किया कभी इस बात को आप? यस सर। क्योंकि Yes, 12 sir. बजे बाद फिर वो जो सिग्नल है आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को कंट्रोल तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन ही कर रहा है ना। ये रीजन है कि इसको हम सिग्नल थ्योरी भी कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि हमारा जो जी, प्राकृतिक जी सर। हमारा जो प्राकृतिक व्यवहार है, जो नेचुरल बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं हमारी कुछ हैबिट फॉर्मेशन की वजह से थोड़ा सा चेंज हो चुका होता है। अच्छा, हैबिट फॉर्मेशन टर्म बहुत यूज कर रहा हूं मैं, और पिछली बार एलटी में क्वेश्चन आया हुआ भी आपका। हैबिट फॉर्मेशन लिख लीजिएगा आप लोग। ये जो कंसेप्ट है ये भी आपका पावलोव के सिद्धांत का ही है। हैबिट फॉर्मेशन या आदत निर्माण का संबंध पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन से है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, लास्ट एलटी के एग्जाम में आया हुआ है, कुछ नहीं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं अपने पेपर। क्यों है? इसीलिए है क्योंकि आदत डाल देता है ना। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या किया, देखो कुत्ते पर एक एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट को हम आगे देख लेंगे। जहां हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, स्पेशली यहां देखते हैं। चलिए, तो कुत्ते पर एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इन्होंने कुत्ते को कुछ इस तरीके से, डॉग कह लीजिए, कुत्ते का नाम बुरा लग रहा हो तो, या जो भी आपके डॉग का नाम है, जैकी है ना, कालू, वट जो भी है, बाइटी, आप देखिए डॉग को इन्होंने बांधा हुआ है। और ये तो थोड़ा सा चित्र सही बना हुआ नहीं है, बट यहाँ पर क्या होता है, ये एक कंटेनर लगाते हैं यहाँ पर, इसके जो भी सलाइवा इसकी निकलेगी, जो भी लार टपकेगी, वो इस कंटेनर के थ्रू पाइप से होते हुए मेजरमेंट टूल की तरफ चली जाएगी और मेजरमेंट कर लेंगे कि कितना सलाइवा आपका निकला है। अब होता क्या है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट समझिए आप, फिर हम थ्योरी समझेंगे। सबसे पहले ये कुत्ते के सामने खाना लेकर के आते हैं। अब ये खाना आया और खाना की खुशबू से लार टपक रही है। अच्छा मुझे बताओ कि खाने की खुशबू से लार टपकना क्या है, सामान्य बात है या नहीं है? आपको बहुत भूख लगी हुई है और Yes. खाने की खुशबू आपको आ रही है, तो लार टपकेगी नहीं टपकेगी, बताओ? अब लार का Yes, मतलब yes. ये नहीं कि आप तो इंसान हैं, आप तो कंट्रोल कर लेते हैं, आपके मुंह से बाहर लार नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर है ना, जो पानी आता है मुंह में, वो हम कह देते हैं ना मुंह में पानी आ गया, वो लार ही होती है। क्या है कि वो अचानक आ जाती है। आप मैरिज में गए हुए हैं, कहीं शादी में गए हुए हैं, अगर आपका पेट भरा हुआ नहीं है तो यहाँ पर कंडीशन भी है। हाँ, वो भूख कब लगेगी आपको, जब कुछ खाया नहीं है कुछ टाइम से, या फिर खाना खाया है आपने बट आपकी पसंद का कोई बहुत बढ़िया डिश बना हुआ है, जैसे कि सपोज आपको जो भी पसंद है वो सोच लो, आप पिज्जा बोल लीजिए, चाहे डोसा बोल लीजिए, चाहे आप टिक्किया बोल लीजिए, है ना, चाहे आप पानी की वजह से बोल लीजिए, कुछ भी। तो जो हमारे बहुत पसंद होता है उसको देखकर तुम्हारी लार टपक जाती है, पानी मुंह में आ जाता है, मन करता है कि अब खा ही लें। क्या होता है कि आपके सामने जब वो खाना आता है तो आपके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है, कहेंगे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ये स्वाभाविक बात है, खाने को देख के मुंह में पानी तो आते ही आता है। अच्छा, कोई आप में से ऐसा विचित्र प्राणी भी है कि जिसके मुंह में कोई सीरियल आने पर पानी आ जाता है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्टार्ट हुआ 8:30 बजे और मुंह में पानी आ गया, ऐसा भी होता है क्या? है, बताओ। या फिर No. कभी ऐसा हुआ, नो सर। हाँ कभी ऐसा हो कि कोई घंटी बजी और आपके मुंह में पानी आ गया, ऐसा हुआ कभी? नहीं sir. अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हुआ होगा। घंटी के बजने पर पानी आना मुंह में, ये हुआ होगा कब पता है? जब, अगर मुझे पता नहीं है कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, बट अगर बहुत पहले के अगर आप हैं, जैसे कि आपने 95 के बाद का समय जो देखा है आपने, अगर कॉन्शियस माइंड में आपके है, तो उस समय पे क्या होता था कि कुल्फी वाला आता था घंटी बजाते हुए ठेला लेकर के। ये है आप में से जिसको यस सर। कुछ आता था? हाँ, तो क्या है कि वो जो कुल्फी वाला जो आता था जी sir. घंटी बजाते हुए, तो उसकी आने का एक समय होता था और घंटी की एक पर्टिकुलर साउंड होती थी। तो वो जब घंटी बजाता था तो उसमें हमको लगता है कुल्फी लेकर के आया है,
और हमारे मुंह में पानी आना शुरू होता था। कुछ ऐसा होता था? ऐसा नो? यस सर। हाँ, तो वहां पर अभी आपने यस कहा सर। कि घंटी के बजने से मुंह में पानी नहीं आता था, लेकिन वहां पर क्योंकि आपके पास सिग्नल पहुंचा, घंटी की आवाज से सिग्नल पहुंचा और इमेजिनेशन हुई कि ये कुल्फी वाला आया और आपके मुंह में पानी आ गया। ठीक, यही तो होता है। ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग हो जाती है। तो यही जो कुल्फी वाले की जो घंटी की आवाज थी, है ना, वो आपके माइंड ब्रेन को सिग्नल दे रही कि कुल्फी वाला आया है। या सॉफ्टी वो आइसक्रीम वाले आते थे ठेले वाले पहले से, है ना, बोलते बोलते आइसक्रीम ले लो, तो उनकी आवाज से ही आइसक्रीम की इमेजिनेशन होती थी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे उस काल में हुआ करते हैं। आजकल तो घर में बैठे बैठे जोमेटो कर लेते हैं लोग, आपके घर में सब कुछ आ जा रहा है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन पहले का समय एक अलग ही था। मतलब वो एक वो एहसास बहुत बहुत ही सुहाने एहसास है, उनको हम कभी भुला नहीं सकते। रात के टाइम पे गजक वाला आया करता था, आपको याद होगा तो, अगर आप लोगों के एरिया में भी ऐसा होता था तो। गजक वाला आता था रात के टाइम पे, थोड़ा सा जाड़ों के टाइम पे होता था, हम जाते थे 10 रुपए 20 रुपए लेकर गजक खाने के लिए। ऐसा होता नहीं होता था? ये सब कुछ क्या है आपके, ये कुछ कंडीशनिंग होती है हमारी कि हाँ इतने बजे हैं, अब ये होने वाला है। आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, प्लीज माइक ऑफ रखिएगा अपनी, आपसे रिक्वेस्ट है। आपका कॉलेज 9 बजे का है सुबह के, तो आप 8 बजते ही आपको बेचैनी हो जाएगी, अरे कॉलेज जाना है, ये सुन लो। अब आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, यस सर। घर में है आप, तो क्या ये 8 बजे आपको बेचैनी होती? कोई नहीं, आप बिल्कुल आराम कर रहे होते, कोई टेंशन नहीं है। ये सब कुछ क्या है, कंडीशनिंग है कि 9 बजे ही कॉलेज जाना है। कोई कॉलेज 12 बजे का है, कोई 2 बजे का है, कोई 3 बजे का, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समय का कोई संबंध ही नहीं है हमारे जीवन में किसी कार्य से। जब आपको भूख लगेगी तब आप खाना खाएंगे। अब आप नाश्ता सुबह 8 बजे कर रहे हैं, कोई इंसान 12 बजे कर रहा है, नहीं फर्क पड़ता उससे, क्योंकि नाश्ते का संबंध या खाने का संबंध भूख से है, समय से नहीं है। रात का खाना आप 12 बजे खाएं चाहे 6 बजे खाएं, संबंध उसका भूख से है, खाने से नहीं, वो समय से नहीं है। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर यही बात इन्होंने समझाई है। ठीक करते हैं कि खाने को देख करके लार टपकना स्वाभाविक है। तो ये देखते हैं, ये पहले खाना लेकर के आते हैं डॉगी के लिए, और इनके मुंह से, डॉगी के मुंह से लार टपकती है, उसको मेजर कर लेते हैं कितना, जो भी मेजरिंग टूल होता है ना, मिलीलीटर या फिर जो भी होगा, उसमें कितना लार है। तो इन्होंने चेक कर लिया कि खाने की खुशबू से या खाने से इतनी लार टपकती है। अब सेकंड टाइम इन्होंने देखा, बैल बजाई और देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी बैल बजाने पर लार नहीं टपकती है। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि खाने के साथ लार का संबंध है, फूड के साथ क्या है, सेलिब्रेशन का एक अपना कनेक्शन है, लेकिन बैल के साथ तो नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब पावलोव ये करेंगे कि बैल के साथ भी इसका संबंध बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं ये कि बैल जब फूड लेकर के आए, खाना लेकर के आए, तो उसके साथ बैल बजा दी इन्होंने। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो लार टपकी है डॉगी के मुंह से, वो बैल की साउंड से नहीं बल्कि खाने की खुशबू से टपकी है। क्योंकि आप देख रहे हैं खाने से लार टपक रही है, बैल से नहीं टपक रही है। ऐसा ही ये 2-3 बार करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उसके डॉगी के बैठ जाता है कि यार बैल की आवाज के साथ खाने का संबंध है। और अब वो बैल की आवाज सुन करके खाने को इमेजिन कर लेता है, और खाने की इमेजिनेशन से लार टपकना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हैं आप? जैसन में समझ रहे हैं, आया ना? यस तो अभी सर। क्या होगा, अब वो क्या करेंगे, अब वो बैल बजाएंगे। ठीक है, और बैल बजाने के बाद बहुत देर बाद खाना आएगा। तो बैल बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपक गई, लेकिन खाना थोड़ा देर में आया। और लास्ट में करते 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 अब वो क्या करेंगे कि सिर्फ बैल बजाएंगे, खाना लेकर के नहीं आएंगे। तो बैल बजते ही डॉगी ने सोचा कि हाँ खाना आने वाला है, और लार टपकनी शुरू हुई, लेकिन खाना आया ही नहीं। तो यहाँ पर एक तरफ जब स्टार्टिंग में बेल से किसी प्रकार की कोई लार नहीं टपक रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, वहां से इतनी प्रयास करने के बाद इन्होंने पाया कि अब बैल का संबंध लार के टपकने से हो चुका है। ठीक है, तो ये इनका सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि किसी भी मनुष्य के किसी व्यवहार को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल तो क्या इन्होंने, खाने की जगह पर बैल की वजह से लार टपकना शुरू हो गया, कंट्रोल तो हुआ ये, है ना? तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम बच्चे को रोज सुबह 8 बजे पढ़ने के लिए बैठा सकते हैं, हम उसका नियम बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं। ये टाइम टेबल ही क्या है, हैबिट फॉर्मेशन है, आदत का निर्माण करना। अब समझ में आ रहा है? यस नो? हेलो हेलो? यस सर। यस सर। इसमें
इसमें फूड क्या है, आप देख रहे हैं यूसीएस लिखा हुआ है। यूसीएस मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशन जिसके पीछे कंडीशन ना हो, और जिसके पीछे कोई कंडीशन ना हो क्या है, वो स्वाभाविक है। स्किनर पर डिस्कस हमारा कल ही हो पाएगा। हाँ, आज मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि समय होता जा रहा है और थोड़ा सा मैं भी एनर्जी लॉस करते जा रहा हूँ अपनी। स्वाभाविक, ठीक है, जहाँ कंडीशन नहीं हुआ स्वाभाविक है। मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपका जब मन करे तब पढ़ो, तो आपका जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, मतलब अपने स्वभाव के अनुरूप आप पढ़ेंगे। लेकिन आपसे मैं कहता हूँ कि रोज 10 घंटे पढ़ो, तो क्या कंडीशन लगा दी आपकी कि रोज 10 घंटे पढ़ो तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर अब आप कंडीशनल पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यूसीआर मतलब क्या है आपका, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया। तो एक तरफ है स्वाभाविक उद्दीपन, देख लीजिएगा हिंदी वाले, ठीक है, यू सी एस बोलेंगे इसको हम, और स्वाभाविक अनुक्रिया, इसे बोलेंगे यू सी आर, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका, खाना स्वाभाविक है, उसकी वजह से, खाने की वजह से लार टपकना वो स्वाभाविक अनुक्रिया है। ये संबंध की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फूड है और फूड की वजह से स्लीप। अब फूड का स्लीप से कोई संबंध है क्या, बताइए, नहीं है। तो जब फूड की वजह से हम स्लीप को जोड़ रहे हैं, यानी हम बोल रहे हैं फूड एक स्टिमुलस है और स्लीप एक रिस्पॉन्स है, तो फूड का स्लीप से कोई संबंध नहीं है, तो इस केस में फूड जो है वो आपका स्वाभाविक उद्दीपन नहीं होगा। तो खाना स्वाभाविक उद्दीपन तभी होगा जब खाने की वजह से लार टपक रही है, बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं, बैल क्या है। बैल क्या है आपका, सीएस है। सीएस मतलब कि अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपन, सीएस, कंडीशन स्टिमुलस। और इसी तरीके से खाने की वजह से लार टपक ही नहीं रही है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है ना। तो जब बाद में लार टपकना शुरू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका अस्वाभाविक उद्दीपन, बैल का बजना, और सेलिब्रेशन हो जाएगा आपका अस्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। तो सीआर मतलब अस्वाभाविक अनुक्रिया लिख लीजिएगा आप। कल की क्लास में हम स्किनर और कोहलर दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। आज मैं सोच रहा था कि आज हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाते हुए, पढ़ाने से पहले लगता है कि इसको स्पीड में कर देंगे, लेकिन पढ़ाते हुए फिर लगता है कि नहीं, स्पीड में शायद नहीं हो पाएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने, हेलो, अगर Yes, लिख sir. लिया हो तो अब ध्यान दें आप, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि यू सी एस डैश यू सी आर, क्लियर हो गया, और सी एस डैश सी आर, बस ये कंडीशन है। यूसीएस का यूसीआर के साथ, सीएस का सीआर के साथ संबंध होता है। और इन दोनों केसेस में क्या होगा, जब कंडीशनिंग हो रही है तो दोनों केसेस में क्या है आपका, जो रिस्पॉन्स है वो सेम है। यूसीएस और यूसीआर और सीआर सेम है। जब लार खाने की वजह से टपक रही है तो वो क्या है, स्वाभाविक उद्दीपन अनुक्रिया है। वही लार जब सिर्फ बैल की आवाज से टपक रही है तो वो अस्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। आगे बढ़े, Yes. अभी फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग है तो बात की बात है, अभी तो डिस्कस करेंगे हम। हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। हिंदी वाले ही पहले इंग्लिश में पूरा नोट कर ले, फिर हिंदी में वन बाय वन लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बट याद नहीं करने, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो होगा मार्क कर लेना उसको। एक्साइटेशन,
लिख रहे होंगे आप लोग ना? मैं हिंदी में लिखता हुआ जा रहा हूँ, साथ में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है? ये उद्दीपन विभेदीकरण। बस लिख लीजिए, और आपने लिख लिया हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहले तो उत्तेजना, ठीक है? जब आपका कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसका संबंध आपके स्वभाव के साथ होने लगता है, तो कहीं ना कहीं जो सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। पहला ये है। दूसरा, कंडीशनिंग जब कम हो गई है आपकी, माना कि कुत्ते को क्या किया, बैल की आवाज से खाना दिया जा रहा था, अब बैल के बाद खाना नहीं दिया गया, फिर दोबारा भी बैल बजाई, खाना नहीं दिया गया, तीसरी बार फिर बैल बजाई, खाना, तो अब कुत्ता समझ जाएगा कि बैल बजने का खाने से कोई संबंध है ही नहीं, बैल तो बज रही, खाना नहीं मिल रहा है। जैसे आप बच्चे से बोलते हो बेटा पढ़ाई करेगा तो तेरे को चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चे ने पढ़ाई की, आपने चॉकलेट दे दी, फिर दोबारा पढ़ाई की, चॉकलेट दे दी, अब बच्चा पढ़ रहा है, आप चॉकलेट दे नहीं रहे हो, तो बच्चा पढ़ना छोड़ देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, यस और नो? हेलो, यस सर। हाँ। तो ये है विलुप्ति। अगर अगर आपने जो आपका CS था, अस्वाभाविक उद्दीपन जो था, ठीक है, उसके बाद UCS ये नहीं दिया डायरेक्ट आपने, तो कहीं ना कहीं वो फिर काम बंद कर देगा आपका। बट होगा क्या, लेटर ऑन फिर दोबारा से जब कुत्ते को, अब कुत्ते ने तो बैल की आवाज से खाना आएगा सोचना ही छोड़ दिया, तो अब लार टपकेगी नहीं बैल की आवाज से। पर लेटर ऑन क्या होगा, फिर एक बार फिर गलती से बैल की आवाज के साथ खाना आएगा, तो उसकी जो कंडीशनिंग है, जो पहले उस कंडीशनिंग को होने में अधिक समय लगा था, अब वो पहली अटेम्प्ट में कंडीशनिंग हो जाएगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। जो उसने सीखा था उसको दोबारा सीख लेगा। फिर स्टिमुलस जनरलाइजेशन समझा चुका हूं आप लोगों को मैं। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि दो उद्दीपन अगर है, इनके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होंगे वो अलग अलग होते हैं, ठीक है? फिर एक्सटर्नल इनहिबिशन होता है आपका, कि बाहरी रुकावट। कभी कभी क्या होता है, किसी उद्दीपन के सापेक्ष कोई अगर अनुक्रिया आप सोच रहे हैं कि होगी, बट किन्हीं बाहरी कारणों की वजह से वो अनुक्रिया नहीं हो पाती है। जैसे कि आपको भूख लगी हुई है, तो भूख लगी तो अब तुरंत खाना आपको चाहिए, लेकिन क्योंकि आप अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको पहले अपना काम पूरा करना है, उसके बाद ही आप बाहर जा सकते हैं, तो ये क्या है, काम करने की जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बाहरी रुकावट हो जाएगी, जिस कारण से आप अपना जो स्वाभाविक अनुक्रिया है वो नहीं कर पा रहे हैं, कि भूख लगने के बाद तुरंत खाने के लिए दौड़ना, ये काम आप नहीं कर पा रहे हैं। आप शादी में गए हुए हैं, वहां पर कंडीशन है कि जब तो बारात नहीं आएगी खाना नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत भूख लगी हुई है, लेकिन आप खाने के लिए नहीं जा पा रहे, क्योंकि क्या है, बाहरी रुकावट कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? तो इस तरीके से ये बातें हैं। आपकी टेम्पोरल सीक्वेंस आपको पता ही है कि जो ये कंडीशनिंग होती है अस्थायी होती है। जैसे बैल की वजह से जो खाना लार टपक रही है वो कुछ समय तक होगी, अधिक समय तक नहीं हो पाएगी, ठीक है? सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग है आपकी रेनफोर्समेंट। ये हम सब अब कल स्किनर की थ्योरी में पढ़ेंगे इनको, ठीक है? ये नोट कर लीजिएगा आप। इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है बता देता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका है लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, तीसरा है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चार आपके लिए विशेषकर आपको याद करने हैं। चलिए फिर आज की क्लास को हम ये ओवर करते हैं। जो हिंदी वाले हैं 7 बजे मिलते हैं फिर दोबारा से। और बाकी लोग प्लीज आप थैंक यू लोग करिए, सर। क्वेश्चंस करिए, और क्वेश्चन आप लोग टाइम से कर लिया करो 5 बजे से पहले, तभी फायदा हो पाएगा डिस्कशन का। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, बाय।